हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पना एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। ये आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इसमें बताया है औरंगज़ेब जब 1707 में मरा तो उसके बाद उसके सूबेदार्स ने और ज़मींदार्स, मुग़ल गवर्नर्स, इन सब ने अपनी अथॉरिटी असर्ट करने लगी। पहले हम सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई? ईस्ट में आई। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब 1600 में क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे इंग्लैंड की रूलर से एक चार्टर चाहिए था। अब ये चार्टर क्या होता है? चार्टर एक टाइप से, अगर आपको कोई भी काम है और आपको उससे कुछ लेना है, उससे आपको परमिशन लेनी है, तो उसके लिए आपको कहते हैं कि चार्टर, मतलब कि उस चीज़ के लिए आपको चार्टर की ज़रूरत है ना। जैसे कि कोई भी मुझे एक ऐसा काम करना है जिसके लिए मुझे परमिशन चाहिए, परमिशन लेनी पड़ेगी, तो एक टाइप से हम उसे कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, एक चार्टर चाहिए, मुझे एक परमिशन चाहिए वो काम करने का। तो वैसे ही 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर चाहिए था, किससे? इंग्लैंड की रूलर यानी इंग्लैंड के राजा या रानी से, जो वहाँ पर राज करता था, और वो थी क्वीन एलिज़ाबेथ वन से। उन्हें ये चार्टर किससे चाहिए था? क्वीन एलिज़ाबेथ वन से चार्टर चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। अब जो ये इंग्लैंड, मतलब उस चार्टर में था क्या एक टाइप से? तो चार्टर में ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ वही ईस्ट में जाकर ट्रेड करे। ट्रेड मतलब व्यापार करे, सिर्फ उनको ही अधिकार मिले। सो दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कोई भी इंग्लैंड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पर। सिर्फ इंग्लैंड में ये चार्टर उनको मिला है, क्योंकि इंग्लैंड में ही सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, सिर्फ पूरे इंग्लैंड में, ठीक है, बस एक इंग्लैंड में ही सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ईस्ट के साइड पे ट्रेड करने का मतलब मौका मिलेगा, मतलब उन्हें ये चार्टर ये चाहिए था। यहाँ पर ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पर। ये चार्टर सिर्फ इंग्लैंड में सुनाया गया है, ठीक है, दिया गया है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। Now, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. अब क्या था, ये जो कंपनी थी ना, वो नदी को क्रॉस करके जाने लगी, मतलब करते जाने लगी, क्योंकि ईस्ट और ब्रिटिश आइलैंड के बीच में ना बहुत सारी नदियाँ, ओशियंस आते हैं, तो उसे क्रॉस करना भी ज़रूरी होता है। तो वो उसे क्रॉस करके जाने लगी किसकी खोज में, और नए नए लैंड्स देखने लगी कि वहाँ पर वो अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। और फिर उसमें एक टाइप से वो क्या ट्रेड करते थे, वहाँ पर वो क्या लैंड किस लिए ढूंढ रहे थे, ताकि वो वहाँ पर जा सके एंड वहाँ पर जो गुड्स हैं, है ना, वो गुड्स को बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में बेच सके एंड फिर उसको यूरोप में बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेस भी बेच सके। तो इसे कहते हैं एक टाइप से वो ऐसा व्यापार करते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैप है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको ब्रिटिश आइलैंड दिखेगा, यहाँ पर देखो ब्रिटिश आइलैंड है, और ये है इंडिया की, यहाँ पर आते थे वो ट्रेड करने, इंडिया की जो ये ईस्ट साइड है वहाँ पर आते थे। सो ये ब्रिटिश आइलैंड यहाँ से आते आते ईस्ट इंडिया पे आई और यहाँ पर वो अपना ट्रेड करती थी। तो ऐसा कुछ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। मर्सेंटाइल trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। अब क्या होता था कि ये जो कंपनी थी ना, उनको कोई भी डर नहीं था, मतलब कि इनको कोई फियर नहीं था
कोई मतलब कंपटीशन करने वाली कोई दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज़ नहीं थी ताकि वो इनका सामना करे, क्योंकि देखो अगर एक ही जगह पर दोनों मुनाफा खाएंगे तो मतलब ये चाहते भी नहीं थे, वो चाहते थे कि सिर्फ हम ही आगे बढ़े और कोई बढ़े ही ना इंग्लिश कंपनीज़ में। अब यहाँ पर मर्सेंटाइल के बारे में बताया गया है। मर्सेंटाइल क्या होता है, यहाँ पर एक अच्छा सा बुक के साइड में एक डेफिनेशन है, इस पेज के साइड में, कि ये एक ऐसा बिज़नेस होता है जहाँ पर हम लोग जो है प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट मिलता है हमको। और उसके मतलब प्रॉफिट कैसे मिलता है कि हम चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में खरीदे, चीप मतलब बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में खरीदे, फिर उसको हम बेच दे एट द हायर प्राइजेस, यानी बहुत ज़्यादा एकदम बड़े बड़े प्राइजेस में बेच दे, तो उसे कहते हैं मर्सेंटाइल। अब आगे बढ़ते हैं। The royal charter, however, could not prevent other European powers from entering the ईस्टर्न मार्केट्स। अब क्या हुआ कि ये जो रॉयल चार्टर था ना, वो दूसरे ईस्टर्न मार्केट्स को प्रिवेंट यानी नहीं रोक सकता था दूसरे यूरोपियन को कि वो ईस्टर्न मार्केट्स आए और अपना ट्रेड करे, है ना, क्योंकि देखो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को ही मिला था इस वजह से। अब जो फर्स्ट इंग्लिश शिप्स थी ना, वो वेस्ट कोस्ट बाय द फर्स्ट टाइम इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप एंड क्रॉस द इंडियन ओशन। पहली बार जब उन्होंने वहाँ पर देखा, तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो अफ्रीका में है ना, यहाँ पर केप ऑफ गुड होप में वेस्टर्न कोस्ट के पार्ट, यहाँ पर कुछ इसके बीच में अगर मैं कहूँ, यहाँ पर एक टाइप से केप ऑफ गुड के यहाँ पर, वहाँ पर ये कुछ लोग आ रखे थे, वहाँ पर वो लोग अपना ट्रेडिंग करते थे, कुछ लोग थे दूसरे यूरोपियंस, ठीक है, वो अपना ट्रेड करते थे। अब भाई वो द पोर्चुगीज़ हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ, ये लोग तो थे ही, अब जो पोर्चुगीज़ थे, एक टाइप से ये पोर्चुगीज़ दूसरे शहर के लोग हैं, वो पोर्चुगीज़ ने भी अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश कर दिया था, बता दिया था कि हम भी कहाँ, मतलब पोर्चुगीज़ भी वहाँ पर थे, कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के वेस्ट कोस्ट के तरफ में वो पोर्चुगीज़ भी थे। अब पोर्चुगीज़ में एक अच्छा मतलब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है जो कि है वास्को द गामा। वास्को द गामा ये एक पोर्चुगीज़ के एक्सप्लोरर थे जिन्होंने सी रूट डिस्कवर करा था। सी रूट डिस्कवर करा था कहाँ, कब करा था, इंडिया में करा था 1498 में। अब उन्होंने बेस बना लिया था, ठीक है, इन पोर्चुगीज़ ने अपना बेस बना लिया था गोवा में, ठीक है, इन वास्को द गामा एक टाइप से पोर्चुगीज़ ने, और वास्को द गामा ने सी रूट डिस्कवर करा था इंडिया में 1948 में। मतलब इंडिया के जाने के लिए, मतलब इंडिया की तरफ से जाने के लिए एक रास्ता सी रूट डिस्कवर करा था। अब अर्ली 17th सेंचुरी में जो डच थी वो भी वहाँ पर आ गई थी और ट्रेड करने लगी थी, कहाँ पर, इंडियन ओशियंस में। उसके बाद एज सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, और उसके बाद फ्रेंच के जो ट्रेडर्स थे वो भी आने लगे थे। तो कुछ इतने का आए थे कंपनीज, पहली आई थी पोर्चुगीज़, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, पोर्चुगीज़ में वास्को द गामा थे, फिर डच से आ गए थे, फिर फ्रेंच से भी आ गए थे। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये पैरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग सेम थिंग्स। अब क्या हुआ ना, सारी कंपनीज़ को अब एक प्रॉब्लम देखने लगी कि जो जितने भी सारी कंपनीज़ थी वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा सेम चीज़ खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी। वो क्या क्या खरीदती थी, फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क, जो फाइन क्वालिटीज़ होती कॉटन और सिल्क, वो ख़रीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी। पेपर, क्लॉव्स, कार्डमन और जो सिनेमन था वो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। तो कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इन्वेंटेबली पुश्ड अप द प्राइजेज एट विच दीज गुड्स कुड बी परचेज्ड एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्नड। अब प्रॉब्लम ये आई वहाँ पर कि जितनी भी सारी कंपनीज थी ना, वो एक टाइप का सेम सामान खरीदती थी, तो इसलिए जो भी ये सामान खरीदती थी उसका जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो कंपनीज थी इनमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होने लगे एक दूसरे की कंपनीज़ में, ठीक है, और जो प्राइजेस थे इन सारी गुड्स का वो भी बढ़ने लगा, और फिर मतलब एक टाइप से
क्या हुआ कि ग्रेट डिमांड, तो प्रॉफिट भी उन लोगों को कम होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या करे, कुछ लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो भी कंपनीज आया करती थी ट्रेड करने के लिए, अब बैटल स्टार्ट हो गई, ठीक है। राइज टू बैटल्स बिटवीन ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में अब बैटल स्टार्ट हो गई। 17 से 18 सेंचुरी से वो क्या करते थे कि एक दूसरे को शीप्स की ही जो शीप्स थी उसको ही रेगुलरली जो डुबा देते थे, या फिर एक दूसरे का रास्ता जो था वो ब्लॉक कर देते थे। तो कुछ ऐसा हमने देखने को मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। अब जो ये ट्रेड था ना, वो अब क्या होने लगा, जो भी ट्रेडर्स थे अब वो प्रोटेक्ट करने लगे अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को। वहाँ पर फोर्टिफिकेशन स्टार्ट हुई। फोर्टिफिकेशंस क्या होता है, एक टाइप से, जैसे कि मैं फिगर बना के समझा रही हूँ। ये मान लो मैं एक ब्रिटिश ट्रेडर हूँ और यहाँ पर ना मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है। वहाँ पर मैंने साइड में पता है क्या कर दिया, तो अब बेसिकली मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो एक टाइप से मान लो ये ब्रिटिश की जो है ये कंपनी का एक फैक्ट्री है। अब वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, वहाँ पर ये ना आर्मी को खड़ा कर देते थे, जितनी भी आर्मी है ना यहाँ पर सबको खड़ा कर देते थे, और आजू बाजू में ना पहले वायर्स लगा देते थे, यानी एक टाइप से प्रोटेक्ट कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि पता है ये जो ब्रिटिश लोग होते थे ना, ये एक दूसरे की ना फैक्ट्री में घुस कर जितने भी जो गुड्स होते हैं, गुड्स आई नो आपको पता हो, यानी जितने भी सामान होते हैं उन सबको वो क्या करते हैं, लूटने लगते हैं, ले जाने लगते हैं, ठीक है। तो ये होता था फोर्टिफिकेशन। तो यही होता था फोर्टिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल में ट्रेड करने लगी। जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी ना वो हुगली नदी के किनारे सेटअप हुई थी 1651 में। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो उसका जो बेस था ना, दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी, जो ट्रेडर्स थे ये उनका एक बेस था जहाँ पर जो कंपनीज़ के ट्रेडर्स थे वहाँ पर बैठते थे। उन कंपनीज़ के ट्रेडर्स को हम वहाँ फैक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बैठते थे। अब जो फैक्ट्री होता था वहाँ पर वेयर हाउसेस भी होते थे जहाँ पर गुड्स को एक्सपोर्ट करा जाता था और स्टोर रखा जाता था। वहाँ पर ऑफिसेज भी होते थे जहाँ पर कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते थे वहाँ पर बैठते थे, कुछ बातें करते थे, है ना, कंपनी के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में। अब जैसे ही उनका ट्रेड एक्सपैंड हुआ, बड़े होने लगा, जो कंपनी था उसने ना और भी जितने भी अगल बगल सेटल नियर द फैक्ट्री, यानी अगल बगल में जितने भी फैक्ट्री थे ना उनको भी बोला कि तुम भी हमारे इस फैक्ट्री में शामिल हो जाओ, हम सब मिलकर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। 1696 में उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी, एक ऐसे फोर्ट बनाया था जहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट करना स्टार्ट करा। उसके बगल में 2 साल बाद जो मुगल्स के ऑफिशियल्स थे ना, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को उन मुगल्स ऑफिशियल्स ने दे दिया कंपनी ज़मींदारी राइट्स, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसको मुगल्स ऑफिशियल्स ने उस ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया ज़मींदारी राइट्स कंपनी को ओवर 3 विलेजेस का। अब देखो, ज़मींदारी राइट्स मतलब कि कोई भी विलेज है उसका जो लैंड है उसका टैक्स वो पे कर रहे हैं कि विलेज के लोग, कि नहीं, उसका टैक्स अब कौन कलेक्ट करेगी, कंपनी कलेक्ट करेगी। अब क्या हुआ, उनमें से एक थी कलिकत्ता, ठीक है। बाद में वो आज के नाम पे उसको कोलकाता कहते हैं। अब उसके बाद ना उस कंपनी ने औरंगज़ेब से अब फरमान भी ले लिया, उनसे फरमान भी ले लिया। फरमान मतलब वहाँ पर एक ड्यूटी फ्री कर सके, यानी अब जब वहाँ पर जिस लैंड पे वो ट्रेड करते थे वहाँ पर वो आराम से बिगर कोई टैक्स पे करे, वो अब क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। अब कंपनी ने ना ट्राइड करा कंटिन्यूसली कि वो क्या करें, कि औरंगज़ेब से फरमान तो ले लिया था लेकिन अब इसका ये मिस यूज़ करने लगे थे। फिर क्या किया कि द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंजम्पशन एंड मैनिपुलेट एक्सिस्टिंग प्रिविलेजेस। अब औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब जो
औरंगज़ेब का जो फरमान था वो था कि सिर्फ कंपनी जो है वो ट्रेड करेगी बस ड्यूटी फ्री। उनको ये राइट था कि वो कोई भी बिगर टैक्स करे, जहाँ पर वो ट्रेड कर रही है उस फैक्ट्री का लैंड कुछ भी टैक्स पे नहीं करेगी। लेकिन ये जो ऑफिशियल्स थे ना कंपनी के, वो बड़े लालची थे। वो क्या करते थे, ट्रेड तो करते ही थे लेकिन अपना साइड में भी एक बिजनेस उन्होंने खोल के रखा था, और फिर उससे भी उसका भी पैसा देने से उनको औरंगज़ेब को इनकार कर दिया था। एक टाइप से वो इस फरमान का क्या कर रहे हैं, उस फरमान का ये लोग मिसयूज़ कर रहे थे। उसके बाद दे रिफ्यूज़ टू पे, उन्होंने पे करना रिफ्यूज़ कर दिया था बंगाल, ठीक है, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। अब आगे जाकर बंगाल की हम ये कहानी पढ़ेंगे कि हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स और द बैटल ऑफ प्लासी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब भी कर देना। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपको वो पसंद आती है सो लाइक करना। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।